हेलो फ्रेंड, ये DFCL 2018 पेपर का जो सॉल्यूशन है, आज का आपका फोर्थ नंबर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको कवर किया हुआ है, हर क्वेश्चन के साथ क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है ये आपका पार्ट नंबर 4 है। और अगर आपको पेपर चाहिएगा इसका DFCL का, तो आप जो है इस साइट पे विज़िट कर लीजिएगा। आपका पेपर जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये साइट पे विज़िट कर लीजिएगा, आपका जो है पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। और बाकी हम लोगों ने देख लिए थे, और यहाँ पे हमें आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखना था। और अगर आपको इस पेपर का पूरा जो है सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप प्लेलिस्ट में विज़िट कर लीजिएगा। DFCL करके जो है आपका बना हुआ है वहाँ पे। आगे चलो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। जीना डायोड का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो देखो, जीना डायोड का यूज़ हम नॉर्मली वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं। यहाँ से जो जीना डायोड का जो सिंबल होता है आपको याद रखना होगा, कुछ इस फॉर्म में आपका होता है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन तो क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देखेंगे। जीना डायोड जो होता है एक तरीके से यह भी आपका PN जंक्शन डायोड ही होता है। अगर इसे नॉर्मल हम फॉरवर्ड में ऑपरेट करते हैं इसी जीना डायोड को, तो ये एक तरीके से नॉर्मल डायोड के तरीके काम करेगा। लेकिन यहाँ पे PN जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। P को थोड़ा सा यहाँ पे हैवली डोपिंग किया जाता है, और N को जो होता है यहाँ पे लाइटली डोपिंग करके यहाँ पे रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं। तो ये हमारा जीना डायोड के जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जीना डायोड को हम लोग किस में ऑपरेट कराते हैं भाई? यहाँ पे रिवर्स बायस में। हर साल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये सिमिलर PN जंक्शन के डायोड के तरीके काम कर सकता है, सिमिलर या फिर नॉर्मल। किस कंडीशन में? फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये नॉर्मल डायोड के तरीके काम करेगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस में ऑपरेट कराएंगे तो ये जीना डायोड के जैसे काम करेगा, इसी PN जंक्शन को। ठीक है, और आपका ये क्या बोलते हैं कि जो जीना डायोड होता है ये एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन के तरीके काम करेगा रिवर्स बायस की कंडीशन में। ठीक है, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जीना डायोड को हम लोग क्या क्या नाम से और मतलब बुला सकते हैं? तो जीना डायोड को आल्सो नोन एज एवलांची डायोड से भी बोलते हैं, बुला सकते हैं इसे हम लोग। या फिर हम इसे बोल सकते हैं ब्रेकडाउन डायोड, इसे हम ब्रेकडाउन डायोड भी बोल सकते हैं। या फिर हम इसे हैवली डोप्ड PN जंक्शन डायोड भी कभी कभी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया गया है। हैवली डोप्ड PN जंक्शन डायोड। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे हैवली डोप्ड PN जंक्शन डायोड। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे। इसका ये जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट के बीच यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल PN जंक्शन काम करेगा। ये रिवर्स बायस में होता है, यही जीनर ब्रेकडाउन रीजन होता है, जिसमें आपका यहाँ पे वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे होगे, ये आपका जो है ये आपके वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो जीना डायोड जो होता है वो आपका रिवर्स बायस में जो है एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन के जैसे काम करता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये सब फालतू मैं नहीं बताता हूँ, क्वेश्चन जो बनता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है स्टेट द करेक्ट कंडीशन। आपको यहाँ पे बताना है ट्रांजिस्टर को लेके ऑपरेट इन द कट ऑफ रीजन। अगर हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है तो यहाँ पे कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसे हमें लेके बताना है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है हमारे जो ट्रांजिस्टर होता है वो आपका NPN ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, NPN। ठीक है, NPN हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये होता है आपका एमीटर, ये होता है आपका बेस, और ये होता है कलेक्टर। ठीक है, एमीटर और बेस को, और यहाँ पे कलेक्टर और बेस का कुछ कनेक्शन होता है, उसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कुछ डिवाइडेड कर देते हैं। इसके कुछ मोड होते हैं आपके। ठीक है, तो जैसे एमीटर और बेस की हम बात करते हैं, तो मान लो ये एमीटर और बेस का कनेक्शन हम लोग लेंगे, और यहाँ पे जो है कलेक्टर और नहीं, बेस और कलेक्टर का यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, यानी हम लोगों ने पहली पोलरिटी पकड़ा है यहाँ पे एमीटर और बेस को, और सेकेंड पोलरिटी है बेस और कलेक्टर की।
अब यहीं से हम लोग कुछ डिसाइडेड कर लेते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। टोटल 4 पॉइंट यहाँ पे आपके जो होते हैं आपके लिए जाते हैं। देखो अगर एमीटर और बेस अगर आपका किस कंडीशन में है, रिवर्स कंडीशन में है, और बेस और कलेक्टर भी जो है आपका ये किस कंडीशन में, रिवर्स में है, तो ईजिली ये आपका कट ऑफ कंडीशन में जाएगा जो ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। अगर यही आपका जो है फॉरवर्ड में है ये, और ये भी आपका फॉरवर्ड में है, तो ये आपका किस कंडीशन में जाएगा, सेचुरेशन में, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये कट ऑफ में जाएगा, फॉरवर्ड करते हैं तो सेचुरेशन में जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पे इसे फॉरवर्ड कर दें एमीटर बेस को, और इसको हम लोग कर दें रिवर्स, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव मोड में, और सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है आपका। ये जो मोड होता है इसी को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। और अगला होता है आपका ये रिवर्स हो जाएगा और ये फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। तो ये आपका एक तरीके से इन्वर्टिंग या फिर मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिवर्स एक्टिव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। रिवर्स एक्टिव मतलब ये उतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ लेता है, ये जो मोड होता है नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाता है आपका कि कौन सा यहाँ पे जो मोड है या फिर जो कनेक्शन है वो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। तो नॉर्मली नॉट यूज़ रिवर्स और फॉरवर्ड कनेक्शन, मीन्स एमीटर और बेस को हम कभी रिवर्स में और बेस और कलेक्टर को फॉरवर्ड में, ये जो मोड होता है हम इसे कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो घुमा के किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आप इजीली जान लीजिएगा। और मोस्टली ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, ठीक है। तब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट अगले यहाँ पे देखिए, अगले यहाँ पे जो है आपका दिया गया है, जस्ट यहाँ पे जो है वोल्टेज रेगुलेशन को लेके यहाँ पे दिया गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन आपको बताना है, नो लोड वोल्टेज है और फुल लोड वोल्टेज है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटर के लिए आपको पूछा गया है। जस्ट 1 सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। ऊपर जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखो वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉर्मली जो है ये अल्टरनेटर के लिए पूछा गया आपका, ठीक है। अल्टरनेटर के लिए पूछा गया है। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में प्रिंटिंग में एरर हो, क्योंकि कभी कभी रिस्पॉन्स ही आता है तो उसमें जो होता है आपका पूरा क्वेश्चन नहीं रहता है ना। अल्टरनेटर के कंडीशन में देखो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये आपका नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज, ये आपका सही है। अल्टरनेटर के केस में ये आपका होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन जो होता है ट्रांसफार्मर के केस में अगर पूछ ले तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान नो लोड वोल्टेज होगा, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर के लिए होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मोस्टली बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। अल्टरनेटर में देखो नो लोड वोल्टेज हुआ और उसके बाद फुल लोड वोल्टेज हुआ, ठीक है। नीचे लेकिन आपका क्या होगा, फुल लोड वोल्टेज आता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में देखो नीचे क्या आ रहा है, आपका नो लोड वोल्टेज आ रहा है। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, ट्रांसफार्मर के लिए क्या आएगा और इसके लिए क्या आएगा, ठीक है। इसी तरीके देखो इसी तरीके हम जो स्लिप वाला भी कंसीडर करते हैं, स्लिप बराबर NS माइनस NR अपान NS, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो नीचे आपका ये भी फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसमें जो है लोग गलती करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मोस्टली गलतियाँ होती हैं इसमें लोगों से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, द चार्ज कैरी विच हैव द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, इसमें से किस चार्ज का जो मोबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे होल मोबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा तो हमें पता है कि हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकेंड पे हमारा यूज़ होता है हमारा जर्मेनियम। इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। सिलिकॉन में टेम्परेचर का जो आपका कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है, लीकेज करंट कम फ्लो होती है, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन सबसे यूज़ कर ज़्यादा हम लोग करते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है सिलिकॉन के कंडीशन में, वो आपका नियर अबाउट 1300 होती है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज सेकेंड में, ठीक है। ये आपका मोबिलिटी का फार्मूला होता है भाई।
मोबिलिटी बराबर होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपका फार्मूला याद रखिएगा, यहीं से आपका बन जाता है ये जो यूनिट है आपका। तो सिलिकॉन के लिए 1300 होता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और वही होल की हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 500, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जर्मेनियम में, तो जर्मेनियम में देखो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हम इसका यूज़ कुछ डिसएडवांटेज होता है जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं करते हैं ना। और देखो अगर हम जर्मेनियम में अगर होल की ही बात कर ले मोबिलिटी की, तो ये लगभग होता है इसमें 1800, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सिलिकॉन और नहीं, इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि जर्मेनियम के केस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी का रेशियो बताना है आपका। तो देखो जर्मेनियम के केस में इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी का रेशियो कितना होगा आपके पास, 3800/1800 हो जाएगा, यानी लगभग ये कितना होगा, दो संबंधी एक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से अगर सिलिकॉन और आपका होल में पूछ ले तो ये 1300/500 हो जाएगा। तो इसमें आप अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस ये जो पॉइंट है ना, 2:1 का रेशियो होता है, बस यही आपको माइंड में रखना है। अब आप एकदम एग्जैक्ट डाटा के पास मत जाइएगा, अगर इसका एग्जैक्ट अगर आप भाग करेंगे तो 2.11 आएगा और इसका आ जाएगा आपका 2.60 आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं रहता है, ज़्यादातर ये 2:1 दोनों के लिए होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो हमने वैल्यू लिखाई है इसको ज़रूर याद रखिएगा, इंडिविजुअल करके भी पूछ लेगा कि सिलिकॉन मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी वो कितना होता है, तो 1300 होता है आपका, ठीक है। इंडिविजुअल करके भी पूछ सकता है, रेशियो के फॉर्म में भी पूछ सकता है, आई थिंक मैंने दोनों बता दिया। और मोबिलिटी का फार्मूला ये होता है, यहीं से आपका जो है इसकी जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज पर सेकेंड, यहीं से आता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, जो आइडियल वैल्यू होती है सीएमआर की, सीएमआर का मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है लॉग डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, डिफरेंशियल मोड गेन दे देगा, कॉमन मोड गेन दे देगा, सीएमआर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। आगे जो होता है वो आपका 20 लॉग होता है आपका, ठीक है। तो सीएमआर बराबर होता है 20 लॉग डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन बनता ही है, हर साल बनता है आपका। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है सीएमआर की, वो इनफाइनाइट होती है। अभी देखो लगभग सभी की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, जैसे कि हम वोल्टेज गेन की बात कर लें, या फिर हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर लें, ठीक है, या फिर हम लोग बैंडविड्थ की बात कर लें, या फिर सीएमआर की बात कर लें, या फिर स्लीव रेट की बात कर लें, सभी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, आपका इनफाइनाइट होती है। सिर्फ आपको एक ही बात यहाँ पे याद रखना है कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है बस वही 0 होता है आपका, ठीक है। आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है आपका, तो ये भूलिएगा मत, सिर्फ आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है ना वही आपका 0 होता है। बाकी लगभग सभी जितना भी मैंने नाम बोला है वो क्या होता है, सभी आपका इनफाइनाइट होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके लिए क्या होता है, किसके लिए क्या नहीं होता है। तो बस एक को याद रखना है, बाकी तो ईजिली आपको कंफर्म हो ही गया है कि क्या होता है आपका। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कि स्टेट द रिस्पेक्टिव डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है आपको यहाँ पे, और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आपका जो है, मतलब यहाँ पे डेसिमल भी निकालना है हमें और हेक्साडेसिमल भी निकालना है, और हमें यहाँ पे ऑक्टेल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है आपका। तो देखो इसको अगर बनाना चाहो तो मैं इजीली वहाँ से भी आपको बता सकता हूँ। जो आपका ये फार्मूला था ना 1, 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेल था भाई, अब इसको आपको सीधे किस में कन्वर्ट कर लेना है, पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसे कैसे, देखो डायरेक्ट इसके जो है इसका जो है डायरेक्ट भी करने का, देखो यहाँ पे जो मेथड मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा ही जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये भी वाला जो मेथड है समझ लो कैसे होगा, ठीक है। बस आपको एक काम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि जो जो वैल्यू होगी उसके सामने लिख देना और उसको जोड़ देना। आई थिंक इसको पिछले बारे में मैं बताया था। देखो यहाँ पे 65 लिख लीजिए, 6 का लिख लीजिएगा ना, 4 और 2 6 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, बाकी जगह 0 होगा, ठीक है। तो 6 को आप 0 0 1 1 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। उसी तरीके देखो 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 की जगह 1 और 1 की जगह 1 हो जाएगा ना। तो वहाँ से भी आप बना सकते हो 4 बिट बाइनरी के कन्वर्ट में। तो 4 4 8 टाइप का बाइनरी आ गया आपका, ठीक है।
वहाँ पे हेक्सान निकालना है तो 4 का आपका जोड़ा बना लेना लेफ्ट साइड से, और उसका फिर से वो कर लेना। तो ठीक है, वो उस तरीके से भी कर सकते हो, समझ गए होगे। अब देखो यहाँ पे इजिली हमें करना है, तो सबसे पहले जो ये ऑक्टेल नंबर है इसे हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। ठीक है, 65 है, इसे हमें ऑक्टेल में दिया गया है, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो 6 गुणे यहाँ पे 8 के पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 के गुणे 8 के पावर 1 हो जाएगा। इसी तरीके 5 गुणे 8 के पावर 0 हो जाएगा ना, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा 8 5 8 6 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 8 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 8 5 ये हो जाएगा 48, और 5 आपका कितना होगा, 49 50 51 52 53 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 53 हो जाएगा, आपका पहला आंसर बना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है स्टेट द रिस्पेक्टिव डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, उसी के साथ साथ उस डेसिमल का हेक्सा निकाल देना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डेसिमल तो आ गया 53। अब इसी 53 का हमें हेक्सा निकालना है, तो हेक्सा निकालने के लिए 16 से यहाँ पे भाग दे देते हैं ना। तो देखो 16 से हमें भाग देना है, तो 16 16 48 हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा हमारा। ठीक है, 16 48 हो जाएगा, और 48, ठीक है, 53 में जब 48 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा ना। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर 16 से हम भाग देंगे, तो हमारे पास भाग क्या होगा, नहीं जाएगा ना। तो जब नहीं जाएगा यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, एक तरीके से भाग ही नहीं जाएगा। तो जब यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो देखो हम 0 को नहीं कंसीडर करते ना, जब भाग नहीं जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं वहीं पे, बस नीचे से क्या करते हैं, उसको ऊपर उठा लिया जाता है ना, मतलब नीचे से ऊपर की संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना होगा आपका 35। तो ये आपका क्या है, 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो दिया गया है लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर आल्सो कॉल्ड एज ए। ठीक है, तो लोअर और अपर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो होता है आपका एक फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पे करंट के बीच का जो रिलेशन होता है कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम करंट होता है, और ये आपका I1 होता है। ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होती है वो मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है, जो सीरीज सर्किट में होती है। और ये वाली जो होता है आपका F2 पे हुआ, और ये वाली जो करंट है लोअर हाफ, ये अपर हाफ है आपका F2 पे दिया गया है, और ये आपका लोअर हाफ है। थोड़ा सा रुको, फिगर ऐसे हो गया। F1 पे जो है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, तो F1 और F2 पे देखो रेजोनेंस के कंडीशन में करंट तो मैक्स होती है। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस वाले में, लेकिन वही लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में जो वही करंट होती है वो आपका I max बाई √2 टाइम्स हो जाती है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है आपका कि लोअर और जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, हाफ रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेजोनेंस का भी हाफ नहीं होता है, ये आपका फुल रेजोनेंस होता है आपका। ठीक है, तो हाफ इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ फार्मूले आप ध्यान दीजिएगा। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है आपका, जो FR होता है वो अंडर रूट F1 और F2 के जो होता है वो आपका होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि जो हाफ पावर होता है वो आपका कितना होता है, हाफ जो पावर होता है OP मैक्स का 2 होता है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरीके जो करेंट होती है भाई, हाफ फ्रीक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो करंट होती है वो होती है आपका I max बाई √2 होती है ना। इसी तरीके इम्पेडेंस क्या होता है आपका, इम्पेडेंस होता है वो √2 Z मिनिमम होता है। कभी कभी ये अगर नई ऑप्शन में दिया गया है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू R, क्योंकि जब हमारा सीरीज रेजोनेंस होता है तो वहाँ पे टोटल जो इम्पिडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे Z बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू R हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में जो इम्पिडेंस जो होता है वो कितना टाइम्स हो जाता है आपका रेजिस्टेंस के, √2 टाइम्स हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1.414 टाइम्स भी हो जाता है। तो यहाँ से इतने सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/R√L/C, और यहीं पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 √L/C। ठीक है, यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और 2 पाई को जब गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, नीचे हो जाएगा √L/C। ठीक है, तो 2 पाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं ना, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से भी देखना क्वेश्चन बनता ही है। हर साल यहाँ से नया क्वेश्चन इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है ये जो पॉइंट है आपका।
सिर्फ एल और सी निकालना है, ये आपका ओमेगा जो होगा आपका रेडियन पर सेकेंड में आपका बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है, क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा है हर साल, हर एग्जाम में अभी देखा जा रहा है। चलो अब आगे यहाँ पे चलते हैं भाई, थोड़ा सा देखिए टाइम तो लगेगा, आई थिंक आप समझ रहे होगे। अगर इसे मैं जल्दी जल्दी कराता तो टाइम कम लगता। चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं भाई। बाइनरी इक्विवेलेंट हमें निकालना है डेसिमल नंबर 22 का। तो कुछ भी नहीं करना है भाई, इसलिए मैंने देखो बताया ना कि आपका 1 2 4 8 बस ये लिख लो, 2 का निकालना है भाई। तो 22 का तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो 22 के पास जाना है हमें, तो 16 4 कितना हुआ आपके पास 20 हुआ, और 20 और 2 कितना हुआ 22 हुआ। बस आपका यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, और यहाँ पे 1 लिख दो, बाकी जो बचा वहाँ पे क्या कर दो आप 0 कर दो बस। इसलिए आपका यहाँ पे देखो 1011 आपका बन गया। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक देखो हर जगह काम आएगी आपको टाइम टेकन नहीं होगा ना, तो उस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। अब अगले यहाँ पे देखो हमारा स्टार्ट हो गया मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट स्टार्ट हो गया, 24 क्वेश्चन और है। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो होता है मेनली हम हाई वोल्टेज के मेजर करने के लिए जो होता है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो काफ़ी वेरी हाई वोल्टेज को मेजर करता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो है हम इससे जो है वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, ज़्यादा तो सुटेबल डीसी और एसी दोनों वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे। अगला देखो यहाँ पे जो दिया गया है कि जो इंटीग्रेटिंग टाइप का जो मीटर होता है ये किस चीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटीग्रेटिंग का मतलब ये होता है ना कि एक तरीके के टाइम के साथ जो काम करे। ठीक है, तो टाइम के साथ हमारा क्या काम करता है, एनर्जी ही करता है। ठीक है, ई बराबर क्या होता है PIT होता है हमारे पास। तो ये एनर्जी जो होता है वो टाइम के साथ कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग टाइप का मीटर हम उसी को बोलते हैं जो टाइम के साथ काम करे। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटिंग टाइप में जो होता है हमारा एनर्जी मीटर आता है, उसके बाद एम्पियर हावर मीटर आता है। ठीक है, 1 मिनट लिख लो, एम्पियर हावर मीटर भी आता है। उसके बाद आता है हमारे पास किलोवाट हावर मीटर भी आता है आपका। उसके बाद आता है हमारे पास किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस हावर मीटर आता है आपका। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर हावर होता है, किलो वोल्ट एम्पियर हावर, और ये होता है किलो वाट हावर मीटर। ठीक है, ये होता है किलो वाट हावर मीटर, और ये हो जाएगा आपका किलो वोल्ट एम्पियर हावर मीटर होता है। तो ये चीज़ आपका इंडिकेटिंग में नॉर्मली देखो वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, ये जो नॉर्मली इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और टाइम के साथ उनका कोई कंसीडर नहीं किया जाता है। रिकॉर्डिंग टाइप में इंस्ट्रूमेंट में देखो यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर सब स्टेशन पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो आपके टाइम के रिस्पेक्ट में तो होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में ही किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं आपके। ठीक है, तो वो चीज़ होगा आपके यहाँ पे। अगला दिया है टू इंश्योर द सेफ्टी व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड। देखो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मतलब सेफ्टी के पर्पज से, इंश्योर टू द सेफ्टी, हम इंश्योर हो सकें भाई कि कितना हम रेजिस्टेंस रख सकें। तो देखो अर्थ का मतलब आप इलेक्ट्रोड क्यों रखते हो, इजिली कि जो करंट हो लीकेज शॉक का प्रोटेक्शन हो सके, मतलब जो ओवर करंट है वो इजिली ग्राउंड में पास हो जाए। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए भाई, जब का रेजिस्टेंस कम होगी तभी तो जाके करंट क्या होगी ग्राउंड में आपका पास होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हम लोग लो रखते हैं हम। ठीक है, और ये आपका घर से लगभग जो अर्थिंग आप करिएगा ना तो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे ही करिएगा। और मोस्टली जो होता है ये आपके जो वहाँ की मिट्टी होती है, वहाँ का नमी होता है, इन सारी चीज़ों पे जो आपका ये रेजिस्टेंस होता है ना अर्थिंग इलेक्ट्रोड का, ये आपका जो सॉइल वाल ये क्या बोलते हैं मिट्टी उट्टी का, जो इन सबों की नमी की वजह से भी यहाँ पे जो है आपका वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस में। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे सब स्टेशन के लिए अगर बात करो, पावर सब स्टेशन, तो वहाँ पे 0.5 ओम तक होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है। ठीक है, तो 1 ओम नॉर्मली होता है। डोमेस्टिक के लिए यहाँ पे देखो 2 से 5 ओम तक हम वेरिएशन चलता है आपका, क्योंकि डोमेस्टिक में उतना खर्चा आप कहाँ करोगे, नॉर्मली जो हम लोग अर्थिंग करते हैं वो वैसे ही रहता है आपका, ज़्यादा उसमें कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन सब स्टेशन पे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं आपके। जस्ट 1 सेकेंड यार।
अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है कि एन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका हम ज़्यादातर यूज़ किस में करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप का इंस्ट्रूमेंटर का यूज़ सबसे ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं वाट मीटर के कंडीशन में, ठीक है। प्रीसियस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, ठीक है। इसे हम लोग जो है एक तरीके से एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। मतलब ये डीसी और एसी को एक साथ मेजर कर सकता है सेम एक्यूरेसी पे, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब दोनों को ये यूज़ कर लेगा ना, डीसी और एसी को दोनों को मतलब मेजर कर लेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं। ये एक तरीके का जो इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप होता है ना, ये एक तरीके से आपका ये प्रीसियस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, प्रीसियस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसे हम ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि पता है। और इसे हम स्टैंडर्ड भी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसे बिना जो है कैलिब्रेट के जो है आप डीसी और एसी दोनों पे मतलब आप मेजर कर सकते हो क्वांटिटी को बिना किसी मॉडिफिकेशन के। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है आपका, ठीक है। बिना किसी मॉडिफिकेशन के आप यूज़ कर रहे हो, तो सबसे बड़ा एडवांटेज वही है आपका। 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भाई कितना पिन होता है, तो टोटल ये 8 पिन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है आपका 741 पिन लगभग पूछा जाता है आपका, ठीक है। 741 पिन, यहाँ पे ये माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। सिंबल उम्बल तो आपको याद नहीं रखना है, बस आपका नॉर्मली जो है सिंबल उम्बल से तो यहाँ बनता नहीं है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहला पिन होता है इधर, ठीक है। दूसरा पिन होता है, तीसरा और यहाँ पे चौथा। 4 पिन होते हैं आपके। पहला पिन जो होता है वो आप नल पिन होता है। दूसरा जो होता है वो आपका इन्वर्टिंग इनपुट। तीसरा जो होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, और यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है आपका, ठीक है। इसी तरीके यहाँ से देखो छठवां होता है पिन, नहीं नीचे से होता है पाँचवा, छठवां पिन होता है यहाँ पे, सातवां और यहाँ पे आठवां जो पिन होता है यहाँ पे कोई कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। 7वें कनेक्शन में VCC 5 वोल्टेज सप्लाई देते हैं। 6वें पे आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा बस। ये कभी कभी पूछ लेता है कि आउटपुट वोल्टेज किस वाले पिन पे मिलेगा, तो 6वें वाले पिन पे आपको मिलेगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है। और तीसरा और दूसरा आपको ध्यान देना है। दूसरा में जो होता है ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है आपका, यहाँ से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ठीक है। आउटपुट जो होता है हमें 6वें पिन से मिलता है, और इन्वर्टिंग इनपुट दूसरा है, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट तीसरा है आपका। बस भाई इससे ऊपर नहीं बनता है। जो रेशियो देखो क्वेश्चन का रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, उससे ऊपर आपका बनेगा भी नहीं, ठीक है। घुमाना होगा तो इससे ज़्यादा नहीं घुमाता है वो एग्जामिनर आपका। देखो यहाँ पे पूछा गया है द नंबर ऑफ बेसिक SI यूनिट। SI यूनिट का बेसिक कितना होता है आपका यहाँ पे, तो लगभग देखो यहाँ पे 7 होता है भाई, ठीक है। पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक जो SI यूनिट होता है, पहले तो हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं भाई साहब, मीटर में करते हैं, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा होता है आपके पास टाइम होता है, तो टाइम को हम लोग किस में यूज़ करते हैं भाई, सेकेंड में यूज़ करते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड में कंसीडर करते हैं। तीसरा होता है आपका मास को किस में कंसीडर करते हैं भाई, किलोग्राम में नहीं, ठीक है, किलोग्राम में करते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी होती है, चौथा है आप लिख लो इंटेंसिटी। ये से हम किस में मेज़र करते हैं भाई साहब, कैंडेला में। उसके बाद आपका होता है टेम्परेचर, बच रहा है आपका, तो यहाँ पे लिख लो टेम्परेचर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, स्पेलिंग रुक जाओ, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो होता है आपका ये टेम्परेचर होता है, जिसे हम लोग किस में यूज़ करते हैं भाई साहब, केल्विन में। उसके बाद आपका छठवां बच रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आई करंट को तो आपको पता ही है कि एम्पियर में हम लोग यूज़ करते हैं। और सातवां बचता है आपका मास, कोई सब्सटेंस है या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपका होता है भाई साहब किस में, मोल में आपका यूनिट। तो बेसिक जो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं यही 7 होते हैं आपका। बाकी आपका कुछ लाइट यूनिट, जस्ट 1 सेकेंड, बस हाँ भाई, ठीक है, 7 होता है आपका, बाकी तो क्लियर है। अगले यहाँ पे देखो पूछा गया द मटेरियल ऑफ वायर यूज द मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस।
जो भी हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मान लो हमें बनाना है, और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब अपने उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो, उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा ना हो, उसी को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाएंगे तो जो वायर होगा हम किस मटेरियल का यूज़ करेंगे, तो सिंपल बात है कि जो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसी का हम बनाएंगे। तो मैग्नीन होता है आपका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन कॉन्स्टेनर भी अगर ऑप्शन में हो तो आप क्या करोगे भाई, तो कॉन्स्टेनर होता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब उसका तो रेजिस्टेंस ही नहीं वेरी करेगा थोड़ा सा भी। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन चल सकता है ना, लेकिन कॉन्स्टेनर में आपका थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं चलता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। मैग्नीन को देखो बनाने के लिए यूजली क्या होता है कि 86% इसमें होता है आपका कापर, और 12% होता है आपका इसमें मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज होता है, और 2% हम इसमें लगभग निकिल उकिल मिला लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मैग्नीन को बनाने के लिए कापर और मैग्नीज और आपका निकिल, ये चीज़ चाहिए होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे अगले यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो मेगर होता है हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो जो मेगर होता है इसका नॉर्मली हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ करते हैं। यानी इसका यूज़ हम लोग हाई रेजिस्टेंस यानी मेगा ओम रेजिस्टेंस यूज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो उसको हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो जो आपका मेगर होता है ना, इसे हम लोग कभी कभी जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के नाम से भी इसे हम लोग कभी कभी जानते हैं, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो केबल ओबल होता है, या फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग हुआ है आपका मल्टीमीटर के, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इसमें लगभग ये क्या करता है ना कि 1000 मेगा ओम तक की इसकी कैपेसिटी होती है, उससे ऊपर तक होती है। तो मेगर आपका जो होता है एक तरीके से उसे हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नॉर्मल आपका क्या होता है, मेगा ओम मीटर होता है आपका। एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शनल जो डैम्पिंग होता है ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग जो होता है देखो नॉर्मली जो होता है मूविंग आयरन में यूज़ करते हैं, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, यानी मूविंग कॉइल में जो होता है हम लोग एडी करेंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे। और इंडक्शन वाले में भी जो होता है हमारा एडी करेंट डैम्पिंग यूज़ होता है। मूविंग वाले में जो होता है यहाँ पे एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है ना, इसलिए हम वहाँ पे डैम्पिंग एडीओडी का यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे नॉर्मल डैम्पिंग यूज़ कर लेते हैं, एयर वाली जो डैम्पिंग होती है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे जो सस्ती जो डैम्पिंग होती है भाई, यहाँ फ्लड फ्रिक्शनल डैम्पिंग भी होता है, तो नॉर्मली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वोल्टमीटर होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका और यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान दीजिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जो दिया गया है कि जो 2 पार्ट टैरिफ होता है हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो 2 पार्ट टैरिफ जो होता है आपका नॉर्मली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए होता है। 2 पार्ट टैरिफ देखो इजली जो होता है, टोटल इसका जो चार्ज होता है 2 टाइम्स होता है, मीन्स अगर हम इसका टोटल जो चार्ज होगा ये आपका होता है, ए तो नहीं होता भाई, ठीक है, यहाँ पे ए इंटू होता है, लेकिन ए हम यहाँ नहीं लिखने वाले हैं, बी इंटू किलोवाट आवर यानी मैक्सिमम डिमांड पे काम करता है, और सी इंटू किलोवाट आवर यानी रनिंग चार्ज पे, ठीक है। तो ये आपका जो 2 पार्ट टैरिफ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है, और पर किलोवाट ये आपका एनर्जी कंज्यूम पे भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। जो एनर्जी कंज्यूम होती है उस पर भी ये आपका डिपेंड करता है आपका।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है, तो वेन ब्रिज का यूज़ हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है। यहाँ पे देखो मैक्सवेल ब्रिज जो होता है ये आपका इंडक्टेंस के लिए यूज होता है, और आपका वेन ब्रिज जो होता है आपका नॉर्मली फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। शेयरिंग आपका पता ही है कि कैपेसिटेंस के लिए होता है। और आपका बाकी देखो, बाकी तो यहाँ पे एंडरसन ब्रिज जो होता है ये भी इंडक्टेंस के लिए होता है। और आपका बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है आपका मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है हमारा। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस हमें व्हीटस्टोन से मिल जाता है। और आपका एक यहीं से क्वेश्चन बनता है केल्विन का, याद रखिएगा। केल्विन का जो होता है वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए केल्विन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखो लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज होता है। और हाई इंसुलेशन अगर रेजिस्टेंस पूछेगा तो वहाँ पे मेगर यूज़ किया जाता है हमारा। तो ये चीज़ है आपका। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो वेन ब्रिज होता है ना वो कैपेसिटेंस के वेन ब्रिज होता है ये आपका कैपेसिटेंस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करता है। ठीक है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन ब्रिज ही एक ऐसा ब्रिज है जो आपका फ्रीक्वेंसी भी मेजर करता है और आपका कैपेसिटेंस भी मेजर कर लेता है ना। शेयरिंग ब्रिज सिर्फ कैपेसिटेंस करता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो आपका शेयरिंग ब्रिज होता है ये आपका सिर्फ कैपेसिटेंस होगा यहाँ पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों पूछे तो वेन ब्रिज सुटेबल है, सबसे बेस्ट है आपका। और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, अभी किसी एग्जाम में बन भी चुका है। अभी यहाँ पे देखो 12 वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ब्रिज यूज द मेजर द इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू इंडक्टर। तो जस्ट 1 सेकेंड, हाई क्यू इंडक्टर के लिए हम यहाँ पे हे ब्रिज का यूज करेंगे आपका। ठीक है, हे ब्रिज का यहाँ पे हाई क्यू ऑफ कॉइल जो क्वालिटी फैक्टर होता है किसी कॉइल का, तो वहाँ पे हम हे ब्रिज के थ्रू यूज़ करते हैं। बाकी मैंने बताया कि मैक्सवेल का यल के लिए यूज़ करते हैं। वेन ब्रिज का हम फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के लिए यूज़ कर लेंगे हमें। ठीक है, बाकी अभी एंडरसन के लिए भी यल ही यूज़ करते हैं इंडक्टेंस के लिए। तो बस इतना ही है, वेन ब्रिज का फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस इसका मैंने पूरा बता ही दिया आपको कैसे होगा। अभी देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड के कंडीशन में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो। अगर हमारा डैम्पिंग ईटा का मान जो होगा अगर 0 होगा तो ये हमारा काम करेगा अनडैम्प्ड के तरीके। ठीक है, अगर वही ईटा की जो मान है 1 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो जाए तो ये आपका जो है अंडर डैम्प्ड के तरीके काम करेगा। ये काम करेगा अंडर डैम्प्ड के तरीके काम करेगा। वही ईटा का मान अगर मान लो 1 हो जाए तो ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड के तरीके काम करेगा। ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड। और वही मान लो ईटा का मान अगर ज़्यादा हो जाए 1 से तो ये हो जाएगा आपका ओवर डैम्प्ड के तरीके काम करेगा। ठीक है भाई, तो ये इतना आप याद रखिएगा। बाकी देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे और भी चीज़ें अगर जानना चाहोगे तो अगर देखो अनडैम्प्ड के कंडीशन में है तो यहाँ पे जो रूटीन एस प्लेन अगर रिप्रेजेंट करते हो तो ये आपका रियल एक्सेस पे काम करेगा। अनडैम्प्ड के कंडीशन में यहाँ पे लेफ्ट साइड करेगा, मतलब ये लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड हो जाएगा, यानी अनबैलेंस होगा। क्रिटिकली डैम्प में जो होगा वो आपका राइट साइड ही नहीं लेफ्ट साइड ही होगा, लेकिन यहाँ पे होगा। ठीक है, और उसी तरीके ओवर डैम्प में जो होगा रियल और अनइक्वल के तरीके काम करेगा। ये एक्सेस अभी कभी कभी पूछ लेता है आपका। ठीक है, इसमें रियल होगा और इक्वल हो जाएगा, लेकिन इसमें ओवर डैम्प में क्या होगा रियल और अनइक्वल हो जाएगा आपका। और इसमें जो होगा अंडर डैम्प में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा और इसमें तो इमेजिनरी हो जाएगा आपका। तो ये सब थोड़ा सा घुमा के कम पूछता है, मतलब डिप्लोमा में फिगर ऊपर देखे आपको बस पूछ लेगा, उससे ऊपर नहीं जाता है। अगले यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है एनी फिजिकल सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट इन वेरिएशन इन आउटपुट। मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका किसी फिजिकल सिस्टम पे मतलब वेरिएशन नहीं कर रहा है, मतलब एक तरीके से कोई फीडबैक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ओपन लूप है आपका, जो
किसी कंट्रोल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या है कि क्लोज लूप में फीडबैक होता है, किसी भी कंट्रोल पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है। मीन्स कोई भी वेरिएशन होगा तो फीडबैक के थ्रू जो है उससे हमें जो रेफरेंस इनपुट होता है वहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, लाइक टेम्परेचर कंट्रोलर की हम बात करें या फिर मोटर की स्पीड कंट्रोलर करना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे फीडबैक होता है। लेकिन ओपन सिस्टम लूप सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल की हम बात कर लें, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में कोई आपका फीडबैक नहीं होता है। वॉशिंग मशीन आप यूज करते हो, उसमें भी आपका कपड़ा धुला जाता है, कोई फीडबैक नहीं होता कि इतना पानी गर्म और क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रेड टोस्टर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई सेंसिंग एलिमेंट नहीं होता, मतलब कोई फीडबैक नहीं होता है ना। क्लोज लूप वाले में फीडबैक होगा आपका, जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपका, कि स्पीड कंट्रोल हुआ, ह्यूमन का जो आँख होता है, और भी जितने भी लेटेस्ट और भी आ रहे हैं वो सब आपके क्लोज लूप सिस्टम ही है आपका। देखो इसमें स्टेबिलिटी बताना हमें, ठीक है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, तो इसको आप करना पड़ेगा हमें। इसे अनस्टेबल होगा तो इसे जो होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, एस के पावर यहाँ पे आपका जो है 1 हो जाएगा, जो एस के पावर 3 है, एस के पावर 3 होगा, फिर एस के पावर 2, एस के पावर 1 हो जाएगा, फिर एस के पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ऐसे करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 0 × 4 एक तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा आपका। इसी तरीके से जो देखो यहाँ पे जो फेज शिफ्ट होगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, ट्रांसफर फंक्शन 1/s², तो ये हो जाएगा आपका -90 × 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो बाई आपका 1/s² का दिया है, तो जो नंबर ऑफ पोल होगा वो कितना है आपके पास, 2 है। ठीक है, तो फेज शिफ्ट कितना होगा, 2 × -90 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पे होगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ये हो जाएगा आपका -180। लेकिन यार यहाँ पे +100 गलत, देखो ये आंसर आपका गलत है, ये 100% श्योर है कि -180 होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई साहब, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये 100% श्योर है कि इसका आंसर चौथा ही होगा। ठीक है, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखो यहाँ पे आंसर इसका गलत दिया गया है, ये आपका मैंने बता दिया कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे आंसर भी इनका गलत है, लेकिन अब जो भी हो, तो ये आपका एकदम कंफर्म है, इसको थोड़ा सा गलत मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला यहाँ पे दिया गया जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, एट विच फेज एंगल मान लो 180 डिग्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो फेज का क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे आपका। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जो होगा यहाँ पे जो होता है गेन मार्जिन है, फिर आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन हुआ, फिर गेन मार्जिन हुआ। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास जो है ये आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी के लिए -1 होगा। ठीक है, -100, जस्ट 1 सेकेंड, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दिया है ना, फेज एंगल विद द फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ है आपका, तो ये चीज़ है आपका है तो ठीक है भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला चलते हम लोग। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल सिस्टम से आपके टोटल 6 ही क्वेश्चन थे आपके। अगले यहाँ पे देखो दिया गया है e के पावर -2t का यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे कुछ आपका फार्मूला याद लिख लीजिएगा, वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम बात करते हैं डेल टी का, तो इसका ट्रांसफर लाप्लास फंक्शन आपका हो जाता है 1। ठीक है, जितना लिखा रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ut का आपका हो जाएगा 1/s, और इसी तरीके e के पावर at का हो जाएगा आपका 1/s - a, e के पावर -at का हो जाएगा आपका 1/s+1 हो जाएगा। और इसी तरीके साइन 80 का लिख लीजिएगा, साइन 80 का हो जाएगा a/s² + a² हो जाएगा। और इसी तरीके कॉस 80 का लिख लीजिएगा s/s² + a²। ठीक है, तो देखो यहाँ पे e के पावर -2t पूछा है, मतलब ये फार्मूला हमें यूज़ करना होगा, इसी से पूरा मैच कर रहा है ये, तो कितना हो जाएगा 1/s+2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम से देखो 6 क्वेश्चन थे, नॉर्मली इजी क्वेश्चन बनते हैं आपके।
कंट्रोल सिस्टम से यहाँ पे DFCL में। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो मटेरियल सिस्टम आ गया हमारे पास। ठीक है, मटेरियल सिस्टम आप देख लीजिएगा अगर आप पेपर दे रहे हैं तो मटेरियल सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन रहता ही आपका। यहाँ पे कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे केबल सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो लीड यहाँ पे यूज़ होता है ना, पहले केबल होता है आपका, उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन लगा देते हैं। पहले तो वायर होगा, एल्युमिनियम कपर जो भी हो, उसके बाद इंसुलेशन होता है, उसके बाद मेटालिक सीट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं ना, ताकि आपका एक तो आर्द्रता, नमी और क्या बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन से प्रोटेक्ट कर ले। उसके बाद हम उसके ऊपर बेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, फिर आर्मिंग होता है, फिर आपका सर्वेइंग होता है ना। बेडिंग जो होता है आपका, इस आर्मिंग जो होता है वो आपका स्टील का बना है, उससे मैकेनिकल डैमेज ना हो सके, इसलिए हम बेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो केबल सीट हम मेनली लेड का बनता है, और ये आपका नमी वमी हुआ, मैकेनिकल डैमेज, इन सारी चीज़ों से, केमिकली डैमेज, ये सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे लेड का ही जो सीट होता है वो हम बनाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट नंबर बताना है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 टाइप के होते हैं आपके। एक तो होता है हमारे पास सिंपल यूनिट सेल होता है हमारे पास। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल होता है। उसके बाद होता है हमारे पास बॉडी सेंट्रल क्यूबिक होता है। फिर आपका होता है भाई साहब फेस सेंट्रल क्यूबिक होता है। और यहाँ पे लास्ट होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट होता है आपका। अब यहाँ पे देखो जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है ना आपका, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है इसके लिख लो। इसके लिए 6, इसके लिए 8, इसके लिए 12 होता है, और इसके लिए भी आपका 12 होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसका लिख लो 52%, और इसका जो होता है आपका 68%, इसका होता है आपका 74%, और इसका भी होता है आपका 74%। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आपका। हर साल यहाँ से जो है इस मटेरियल से क्वेश्चन बनता ही है। अगले यहाँ पे देखो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। देखो कॉपर तो एक तरीके से आपका मेटल है ना, ये क्या आपका एक तरीके से मेटल है, तो ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं हुआ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक सब होता है आपका। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लोनिक सिस्टम। तो ये होता है FeSO4। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे बीटा सल्फर हुआ आपका, कैलुइन हुआ आपका। ठीक है, वही सब है। तो ये सब एक तरीके से फेरस सल्फेट टाइप के ना, इसको हम फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये मोनोक्लोनिक टाइप का एक तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था। आप नेट पे डाल लीजिएगा, मोनोक्लोनिक सिस्टम के और सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आगे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया था कि जो यहाँ पे देखो एटॉमिक फैक्टर के पूछा था ना, देखो BCC और FCC के लिए पूछा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि कैसे निकालना आपका। ठीक है, पीछे ही जैसे इसका मैंने परसेंटेज में आपको लिखवाया है, इसका 68% और इसका 74%। ठीक है, पीछे ही जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको देखा हुआ है, तो इसको इसलिए मैंने पीछे कंसीडर कर दिया भाई। ठीक है, तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस आप वो याद रखो, क्वेश्चन आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा जो चीज़ है यहाँ पे। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन का यहाँ पे आपका बताना है। ठीक है, आर्गन का होता है भाई साहब 18। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 18 होता है। तो हम इसे लिखते हैं 2 8 कितना हुआ 10 हुआ, और यहाँ पे 8 और लिख लो। ठीक है, तो 8 18 हो जाएगा, 2 8 8 2 10 18। ठीक है, 2 को आप क्या लिख सकते हो 1s2 लिख लो, और 8 को क्या लिख सकते हो 2s², और 2 के पावर 6 लिख लो, 6 2 8 हो गया। इसी तरीके इस वाले को भी लिख सकते हो 3 वाले कक्षा में 2s² इंटू 3p6 हो गया ना, तो 6 2 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मिला लीजिएगा इससे, आपका हो गया। तो 6 क्वेश्चन थे आपके मटेरियल्स से। अब यहाँ पे देखो रेस्ट करके दिया गया है, तो यहाँ पे देखो टोटल 6 क्वेश्चन आपके रेस्ट से दिया गया है।
तो देखो मैक्सिमम जो फायरिंग एंगल है आपका यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव ट्रिगरिंग सर्किट इन द फेज कंट्रोल SCR, ये आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसका जो होता है ये 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे इसका जो एवरेज वोल्टेज होता है ये आपका होता है 2V मैक्स अपॉन पाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम फायरिंग एंगल हमें लेना है प्योर रेजिस्टिव ट्रिगरिंग सर्किट है फेज कंट्रोल के लिए, तो हम मैक्सिमम फायरिंग एंगल के 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, इसमें फिगर ऊपर देखो 4 डायोड और 4 SCR लगे होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। फेज कंट्रोल सर्किट जो प्योर रेजिस्टिव जो ट्रिगरिंग सर्किट होता है फेज कंट्रोल यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें 4 SCR यूज़ होते हैं। ठीक है, फिगर ऊपर बना के पूरा कंप्लीट समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। बोस्कोस रिले मेनली ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनल फॉल्ट के लिए एक तरीके से क्या होता है आपका गैस एक्चुएटिंग रिले होता है आपका। ठीक है, HRC फ्यूज़ का हम देखो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, और ये लगभग 3000 एम्पियर तक की करंट को हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया है कि जो कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड द हिस्ट्री लॉस। हिस्ट्री लॉस जो होता है दो का योग होता है, एक तो आयरन लॉस का और आपका मैकेनिकल लॉस का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये तो नॉर्मल है कि जो हिस्ट्री लॉस होता है वो आपका आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस का जो होता है वो योग होता है आपका। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपके अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो 2 कॉइल इन ए डिफरेंशियल कनेक्शन दिया गया है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 2 है और 4 है, और म्यूचुअल देखो यहाँ पे 0.15 दिया गया है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला होता है L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M होता है आपका। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल कनेक्शन दिया है, मतलब हमें माइनस लेना है ना। देखो प्लस माइनस मैंने यहाँ पे दोनों लिखाया हुआ है, तो डिफरेंशियल के लिए माइनस लेना है। L1 कितना आपके पास 2 है, L2 कितना आपके पास 4 है, और डिफरेंशियल के माइनस लेना है 2 इंटू M। M कितना आपके पास 0.15 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका इतना आंसर बन जाएगा। अगला दिया गया है वेन द गेन मार्जिन और नहीं गेन मार्जिन अगर पॉजिटिव हो और फेन मार्जिन अगर निगेटिव हो तो ये इस तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा। देखो ये भी आंसर आपका गलत दिया गया है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। कोई यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं भाई। देखो अगर हमारे पास ये GM का मतलब हुआ गेन मार्जिन। ठीक है, और उसके बाद लिख लो PM, ये हुआ आपका फेन मार्जिन, नहीं फेज मार्जिन। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये आपका है गेन मार्जिन है, और ये आपका क्या है आपका फेज मार्जिन है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लो, काम करेगा हर जगह। ठीक है, अगर देखो गेन मार्जिन जो है प्लस है और ये भी फेज मार्जिन प्लस है, तो ये एक तरीके से क्या होगा आपका स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका मार्जिनली स्टेबल। ठीक है भाई, और अगर मान लो निगेटिव, हाँ अब एक देखो पॉजिटिव ले लो और एक निगेटिव ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव लेते हो तो स्टेबल हुआ। ठीक है, माइनस लेते हो तो ये अनस्टेबल हुआ, 0 लिए तो मार्जिनली स्टेबल, प्लस और माइनस लिए तो ये होगा अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या था, प्लस और माइनस ही था ना, ये वाला देखो पूछा था, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ये आपका गलत है भाई। ठीक है, तो देखो पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं हुआ कि गलत को भी आप रट लिए तो पता चला आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो आई थिंक सब समझ रहे रहोगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आपका जो DFCIL है उसका हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन देख लिए। तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि आपको जो है पेपर ऊपर चाहिए होगा इसका, तो आप लोग जो है इसलिए मैंने बताया है कि अपने साइट पे चले जाइएगा www.electricalcapsule.com पे,
वहाँ आपको जो है उसका पेपर मिल जाएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप वीडियो को जो है थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।